आईआईटी क्यों जाना है कि प्लेसमेंट एंड सैलरी जेईई मेंस को कंडक्ट करता है एनटीए। आपके बोर्ड्स में एटलीस्ट 75% मार्क्स होने चाहिए। तैयारी शुरू कैसे करनी है? तो अगर आप कैलकुलेशन स्पीड है वो आपको आपकी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपकी जेईई प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो बोर्ड्स तो अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग ऑलवेज। आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, जेईई के बारे में एक गलत इंफॉर्मेशन और आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। इसीलिए मैं लेके आया हूं एक ऐसा सेशन जिसके अंदर मैं आपको जेईई के बारे में सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि जेईई मेंस और एडवांस में डिफरेंस क्या है, ये साल में कितनी बार होते हैं, आप इन्हें कितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनके थ्रू एडमिशंस कहाँ होते हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, अदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर कितनी सीट्स हैं, कितनी रैंक्स निकलती हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, कितने बच्चे अपीयर होते हैं और न जाने क्या क्या। तो ऐसी सारी की सारी इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान से देखते हैं और शुरू करते हैं हम लोग इस सेशन को। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो 16 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस साल यानी कि 2026 में जेईई मेंस के लिए रजिस्टर किया था। ऑल्दो वो 16 लाख सारे बैठे नहीं, एग्जाम उन्होंने एक्चुअली अपीयर नहीं किया, अपीयर कुछ 15 लाख बच्चों ने किया, 15,38,000 बच्चों ने किया, लेकिन ये सारे के सारे जो बच्चे थे वो compete कर रहे थे। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 23 तो आईआईटीज हैं हमारे देश में और कुल मिला के सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर 67,000 से ज़्यादा सीट्स हैं। आइए देखते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे सीट्स हैं, लेकिन उससे पहले हमारा सवाल ये है कि आपको आईआईटी जाना ही क्यों है? वाई आईआईटी? क्या आप इस बात का जवाब मुझे दे सकते हैं? आईआईटी क्यों जाना है? सबसे बढ़िया बात, रैंकिंग तो खैर है ही सही, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ग्लोबल रिकग्निशन है। आईआईटी डिग्री ओपन्स डोर्स वर्ल्ड वाइड। आप इसके बाद अगर आप फर्दर पढ़ाई करते हैं, एमएस करते हैं, पीएचडी करते हैं या फिर अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आईआईटीज जो है पूरे ग्लोबली हर जगह पर आईआईटीज की जो डिग्री है उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक इज्जत है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि प्लेसमेंट एंड सैलरी, अगेन अब इसकी इज्जत है ही सही। तो भाई हमें बेसिकली चाहिए क्या होता है? All of us just want to be successful, and for many of us success means money और basically appreciation। हमें सबको चाहिए अप्रिसिएशन, हमें चाहिए तारीफ। जैसे आप अगर आप मेरी तारीफ करें कि यार वाह के साथ क्या वीडियो बनाया है, क्या बातें बताई हैं, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अप्रिसिएशन क्या होता है? अप्रिसिएशन आपको वो कई बार आपको दूसरों को हेल्प करके मिलता है या फिर आपको पैसा कमा के मिल सकता है। जो सबसे आसान तरीका जो लगता है वो यही है, पैसा कमा लो, अपने अप्रिसिएशन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मीडियन जो सैलरी है वो 15 से 20 लाख है। कई बार 1-1 करोड़ से ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के भी हम लोग ऑफर सुनते हैं। उनकी सच्चाई क्या है वो बात की बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसे ऑफर बाकी जगह तो सुनने में भी थोड़े कम ही आते हैं, ठीक है। 90% से ज़्यादा बच्चों की नौकरी लग जाती है, तो इसलिए जॉब तो ऑलमोस्ट सिक्योर्ड सी ही है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्या है कि जो आईआईटीएन से जो क्रीम है देश की, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो बढ़िया बच्चे, तेज़ बच्चे हैं, नॉट ओनली कि वो टेक्निकल फील्ड में ही गए हैं, चाहे वो आईआईटी में जाएं, चाहे वो उसके बाद आईएएस क्लियर करें, चाहे वो उसके बाद आईआईएम्स निकालें या मतलब मैनेजमेंट में जाए या कुछ भी करें, हैं तो वो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे तेज़ लोग ही, और वो आपके दोस्त होंगे। हज़ारों बैचमेट्स आपके सारे के साथ पूरे के पूरे देश में फैले हुए हैं, तो आपकी एक नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है अगर आप वहाँ जाते हैं तो। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स का तो खैर वहाँ पे शौक है ही सही, क्योंकि जो तेज़ लोग होते हैं वो बजाय अपना जॉब करने के वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप लाना चाहते हैं, और उसके वहाँ पे इस तरीके का एक इनोवेटिव जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे आईआईटीज़ के अंदर आराम से रहता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिनकी वजह से अगर आप आईआईटी जाते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता ही मिलता है, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ये बहुत ही फेमस कोट है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो आप उनके जैसे ही हो जाते हो। अब अगर आप एक ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आप ही टॉप कर रहे हो, तो बेसिकली आप अपने से नीचे वाले लोगों के साथ हो, तो उस केस में आपका जो मेंटल स्टेटस है वो उनके बराबर आता जाता है। तो हमेशा जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके बहुत बड़े सीईओ हैं, आई एम नॉट जस्ट टेकिंग द नेम, बट मे बी आप लोगों ने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि आई ऑलवेज वॉन्ट to hire people who are more intelligent than me and I always want to be the dumbest person in the room। क्योंकि जब मैं अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों से बात करता हूं तो मेरा आईक्यू बढ़ता है, मेरी इंटेलिजेंस बढ़ती है। अगर आप अपने से ज़्यादा मूर्ख लोगों के साथ बैठे हैं तो आपका आईक्यू वो अपने लेवल पर ले आएंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी कैसी है।
कंपनी में अगर आपके सारे तेज से तेज लोग हैं तो बढ़िया ही है ना, आपके आसपास जो लोग हैं बहुत बढ़िया हैं तो अच्छी बात है। अगली बात ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्लेइंग फील्ड। अब बेसिकली आपको ऐसे लोगों के साथ घिरे रहते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और मेंटरशिप और जो कम्युनिटी के जो हाई अचीवर्स हैं उनसे मिलती है, और आपको जो जॉब सेटिस्फैक्शन वगैरह जो है, आप जब जॉब कहीं जाते हो तो इनफैक्ट जनरली ये देखा जाता है कि उनका जॉब सेटिस्फैक्शन भी हायर रहता है, बेटर नौकरियां होती हैं। सबसे बड़ी बात है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं अपनी हिसाब से चीज़ों को चुनने में। ठीक है, कि अगर आप एक नॉर्मल से किसी जगह से आप पढ़ के निकलते हो और उसके बाद आप चाहते हो कि भाई मैं अपने लिए फंडिंग उठा लूँ या मैं अपने लिए कुछ स्टार्टअप करूँ, या किसी जगह आप नौकरी लेने जाते हो तो आपकी इज्जत थोड़ी कम होती है, बजाय फिर आप ये कहते हो कि नहीं मैं तो आईटी ग्रेजुएट हूँ, मैं तो आईटी दिल्ली से हूँ, आईटी बॉम्बे से हूँ, तो उस केस में आपकी थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत होती है। तो इसलिए आईटी जाना एक बहुत ही ज़्यादा सेफ बेट है। ऑफकोर्स वो स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो ब्रांडिंग है वो ब्रांडिंग का अपना एक अलग रुतबा है। खैर, बात करते हैं हम लोग आईआईटीज़ की। तो अगर हम देखते हैं तो 23 आईआईटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें 18,951 सीट्स हैं इस साल जोसा काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो ये बता रहे 18,951 सीट्स टोटल हैं सारे आईआईटीज़ में मिला के। साथ ही साथ आपके पास एनआईटीज़ 31 एनआईटीज़ हैं इंडिया में, जिसके अंदर 25,162 25,162 सीट्स हैं। ट्रिपल आईटीज़ के अंदर 26 ट्रिपल आईटीज़ हैं, जिनके अंदर कुल मिला के 11,518 सीट्स हैं। और फिर इसके बाद जीएफटीआईज़ हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स कहलाते हैं ये, जिनके अंदर आपके पास 56 जीएफटीआईज़ हैं और जिसके अंदर 11,692 सीट्स अवेलेबल हैं। इन टोटल इन सब में अगर हम मिलाते हैं तो जोसा की जो काउंसलिंग है उसके हिसाब से इन टोटल ऑल ओवर इंडिया through IIT JEE mains and advanced, what you can get admission is on these 67,323 seats. ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग IITs की बात करते हैं तो NIRF रैंकिंग, NRF की फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये 2025 की रैंकिंग्स हैं, जिनके हिसाब से आईआईटी मद्रास इज़ द टॉप इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली हर तरीके की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग निकालते हैं एनआईआरएफ वाले। वो ना सिर्फ मतलब आईआईटीज़ की या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की निकाल रहे हैं, वो मेडिकल की भी निकालेंगे, वो मतलब आर्ट्स के भी कॉलेजेस की भी रैंकिंग्स होती हैं, कॉमर्स के कॉलेजेस की रैंक्स होती हैं, हर तरीके की होती हैं। तो एनआरएफ रैंकिंग के हिसाब से आईआईटी मद्रास इस बार टॉप पे है। ये उनके नंबर ऑफ ये ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, कितने पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं ये, और उनके अंदर कितनी सीट्स हैं इस साल जोसा काउंसलिंग के हिसाब से 2026 के अंदर, वो नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, दीज आर द टॉप 3। इसके बाद कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, हैदराबाद, गुवाहाटी। आप देखेंगे हैदराबाद इज़ अ रिलेटिवली न्यू, 2008 में ये आईआईटी बना था और ये ऑलरेडी गुवाहाटी को पीछे छोड़ चुका है, जो गुवाहाटी 1994 में बन गया था। यहाँ पे आप देखते हैं रुड़की के बारे में अगर हम बात करें, 1894 में ये वाला जो आईआईटी है, ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे स्टार क्यों लगा हुआ है? तो भाई 1847 में, आई एम सॉरी 1894 बोल गया मैं, 1847 में ये एस्टैब्लिश हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली ये पहले यूनिवर्सिटी थी, ये बाद में आईआईटी में कन्वर्ट हुई है। आई थिंक ये 2005 के आसपास ये आईआईटी बनी थी, और उसके बाद से खैर ये आईआईटी रुड़की है इसे। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो फिर उसके बाद उससे बाद में जो है वो ये वाली है। ठीक है, ये 1919 में एस्टैब्लिश हुई थी, और इसके अंदर अगर आप देखते हैं ये भी यूनिवर्सिटी से आईआईटी में कन्वर्ट हुई है, आईआईटी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर इंदौर है, धनबाद है, आईएसएम धनबाद, पटना, गांधीनगर, मंडी, जोधपुर और भुवनेश्वर। ये वो आईआईटीज़ हैं जो उसके बाद बनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप टॉप 8 की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लाइन से थे। इसके बाद 10 12 एनआईआरएफ रैंकिंग थोड़ी सी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कुछ एनआईटीज़ जो है या ट्रिपल आईटीज़ बीच बीच में घुस गए हैं, तो ये इनकी रैंकिंग्स हैं। इसके बाद और जो बची हुई आईआईटीज़ हैं जो रिलेटिवली और ज़्यादा न्यू हैं, वो हैं आईआईटी जम्मू, तिरुपति, पलक्कड़ और भिलाई, रोपर, गोवा एंड धारवाड़। ये जो आईआईटीज़ हैं इनमें भी सीट्स कुछ हैं। अगर आप इन टोटल देखते हैं तो इन सब में मिला के 18,951 सीट्स हैं जिनके लिए आप फाइट करेंगे इन आईआईटी। ऑल्दो मेरा तो सजेशन यार यही है कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई करें और बढ़िया से करें तो आप इनमें से ये जो टॉप 8 हमारे जो कॉलेजेस हैं उनमें अगर आप जा पाएँ, जैसे हम लोग यूजुअली ओल्ड आईआईटीज़ के नाम से भी बुला लेते हैं कि ओल्ड आईआईटीज़ हैं, इसके बाद ये जो आई हैं ये सब क्या है उसके बाद बनी है। ठीक है, मतलब एक्चुअली बीएचयू भी ओल्ड में ही आएगी, ओल्ड भी सब काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये जो बाकी के हैं ना वो थोड़ा सा, आईएसएम धनबाद भी खैर ये भी काफ़ी पहले पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये भी बाद में आईआईटी में कन्वर्ट हुई थी। तो लेकिन इनके ये पुरानी आईआईटीज़ हैं
ठीक है। इसके बाद जो है ये सब रिलेटिवली न्यू है, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे इस साल अगर हम जेई की रैंक्स देखें तो 56,880 रैंक्स निकाली हैं जेई एडवांस ने, 56,880 टोटल रैंक्स निकाली हैं एडवांस ने इस साल, ठीक है। और अब अगर हम लोग पूरा बिल्कुल देखें कि कितने बच्चे बैठते हैं, उसमें से कितने कैसे 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 छनते छनते ये IIT तक पहुंच पाते हैं, तो जेई मेन 2026 के लिए 16 लाख से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया था। प्लीज़ नोट, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया नहीं है, इतने लोगों ने रजिस्टर किया, फिर उसमें से कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने ही नहीं आए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मतलब जिन जनवरी मतलब जो जनवरी अटैम्प्ट और अप्रैल अटैम्प्ट दोनों में मिला के और प्लस उसमें से माइनस इंटरसेक्शन दोनों का यूनियन प्लस दोनों को ऐड किया नंबर ऑफ बच्चे, उसमें से जिन लोग बच्चे जिन्होंने दोनों से दिए थे एग्ज़ाम उनको सप्लाई कर दिया। बेसिकली इतने इंडिविजुअल बच्चों ने जेई मेन अपीयर किया, 15,38,468 15,38,468 बच्चों ने जेई मेंस में अपीयर किया। उसमें से करीब करीब, ये 2.5 लाख जो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 2,50,000 जो टॉप के बच्चे होते हैं, एंड द नंबर मैटर्स और वेरीज बिकॉज ऑफ द ये जो कैटेगरी की जो कट ऑफ्स होती हैं, ठीक है। लेकिन करीब करीब टॉप 2,50,000 जो बच्चे थे वो, जैसे इस बार 93.7 परसेंटाइल थी शायद कट ऑफ फॉर जेई एडवांस, ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी, तो वो बच्चे यहाँ से इसमें गए। ये लोग जेई एडवांस के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। उन्होंने फिर जेई एडवांस दिया और उसमें से जेई ने या IITs ने 56,880 रैंक्स निकाली, और वो रैंक्स बेसिकली अब फाइट कर रही हैं 18, अभी जोसा काउंसलिंग चल रही है, 18,951 जो टोटल सीट्स हैं उनके लिए, ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जितने बच्चे यहाँ पे रजिस्टर करते हैं उसमें से हर 85 बच्चे, हर 85 बच्चों में से कोई एक बच्चा होगा जिसको IIT की सीट मिलेगी। ऐसे ही इवन जो बच्चे एडवांस क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, उनको भी, तो यहाँ पे इसमें से भी हर 3 में से किसी एक ही बच्चे को IIT की सीट मिलने वाली है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा स्टिफ है, ठीक। अब जेई मेंस और एडवांस में अगर हम लोग जो डिफरेंस है वो निकालेंगे, भाई फ़र्क क्या पड़ता है, क्या क्या मेंस क्या है, एडवांस क्या है, कब होते हैं एग्ज़ाम, कौन कंडक्ट कराता है, तो एक एक करके देखते जाते हैं। जेई मेंस को कंडक्ट करता है NTA, एडवांस को कंडक्ट करते हैं जोनल IITs, वो रोटेशन में चलता रहता है, जैसे इस बार IIT रुड़की ने कंडक्ट किया था। इसका जो पर्पज़ है, इसका पर्पज़ है NITs, IIITs और GFTIs के अंदर एडमिशन, ठीक है। साथ ही साथ इसमें से टॉप 2.5 लाख बच्चे निकाले और उनको एडवांस के लिए क्वालिफाई करवाया। एडवांस होता ही सिर्फ इन 23 IITs के लिए ही है, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ टाइम अटेम्प्ट्स कितने हैं, यहाँ पे हैं 6। क्यों? क्योंकि मेंस जो होता है वो साल में 2 बार होता है, एक बार जनवरी में होता है, एक बार अप्रैल में होता है, और आप 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में दे सकते हो। मतलब आप 12th के साथ दे सकते हो, और 12th के नेक्स्ट ईयर को अगर मैं 13th बोलूँ और उसके नेक्स्ट ईयर को 14th बोलूँ, तो आप 12th में दे सकते हो एडवांस, सॉरी मेंस का एग्जाम आप 12th में दे सकते हो, 12th के साथ मतलब 13th में दे सकते हो, 14th में दे सकते हो। ये 3 साल ही आप दे सकते हो, और 3 ही बार दे सकते हो मैक्सिमम, और वो इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 12th में दिया, 13th में नहीं दिया, 14th में दिया, अब आप सोचो मेरे तो 2 ही अटेम्प्ट हुए तो मैं तो 15th में भी दूंगा, वो नहीं हो सकता। 12th, 13, 14 बस 3 साल दे सकते हो, उसमें दिया तो दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही एडवांस में आप 2 ही बार दे सकते हो, एक 12th में और एक उसके नेक्स्ट ईयर, बस। उसके नेक्स्ट ईयर आप मेंस ज़रूर दोगे, पर तब आप एडवांस देने के लिए क्वालिफाइड वैसे ही नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम आपके जो लाइफ टाइम अटेम्प्ट हो सकते हैं, इसमें साल में 2 बार होता है ये, और 3 साल दे सकते हो, तो यानी 6 बार दे सकते हो। एडवांस को आप साल में 1 ही बार होता है, और आप 2 साल दे सकते हो, तो टोटल अटेम्प्ट जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो 2 ही होंगे, ठीक है। तो ये 6 बार होगा, ये 2 बार होगा। सेशंस पर ईयर, तो ये हर साल 2 बार होते हैं। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, जनवरी में 1 बार होता है, अप्रैल में 1 बार होता है। एक बच्चा एक बार में पूरे जनवरी के अटेम्प्ट में 1 ही बार देगा, ठीक है। जनवरी में भी एक्चुअली ये 10 अलग अलग शिफ्ट में होता है जेई मेंस, जनवरी में भी 10 अलग अलग शिफ्ट में होगा, अप्रैल में भी 10 अलग अलग शिफ्ट में होगा। एक बच्चा किसी एक शिफ्ट में ही देगा, हर बार पेपर अलग अलग आता है। अब हो सकता है आपके दिल में ख्याल आए कि सर मैंने अगर मैं एक मान लो 1 जनवरी को दिया और मेरे दोस्त ने अगर 4 जनवरी को दिया, हमारे पेपर अलग अलग थे, तो कंपेयर कैसे करोगे कि ज़्यादा अच्छा किसने परफॉर्म किया? हो सकता है उसका पेपर आसान आया हो। तो इसके लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है।
नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं कि वो बेसिकली उस बैच, उस वाले जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे बैठे थे उस दिन, कि मान लो भाई जैसे 16 लाख बच्चे टोटल थे, चलो 15 लाख मान के चलते हैं, 15 लाख बच्चे अगर टोटल थे तो उसमें से पर सेशन, हर सेशन में 10 शिफ्ट होने वाली हैं, हर शिफ्ट में 1.5 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है। तो उन 1.5 लाख की रैंकिंग बनाते हैं, तो उनका जो टॉप रैंकर होता है, फर्स्ट रैंकर, उसको 100 परसेंटाइल बोलते हैं। 100 परसेंटाइल का मतलब कि वो फर्स्ट रैंक है। 99 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि सिर्फ 1% बच्चे इससे ऊपर है, 99% बच्चे इससे, जिन्होंने एग्जाम दिया तो 99% बच्चे इससे नीचे हैं। 10 परसेंटाइल का मतलब ये हुआ कि 10 परसेंटाइल बच्चे नीचे है, 90 परसेंटाइल ऊपर, 90% बच्चे ऊपर है, 10% बच्चे नीचे हैं, मतलब ये थोड़ा रैंकिंग नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, इस तरीके से। तो वहां पे क्या करते हैं कि हर सेशन की परसेंटाइल निकालते हैं 7 या 8 डिजिट तक, डेसिमल प्लेसेस तक, तो वो बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू निकलती है। और फिर उसमें से भी जो आपका बेस्ट स्कोर बन रहा होता है, चाहे जनवरी का या अप्रैल का, उसको यूज किया जाता है एडवांस के आपकी एलिजिबिलिटी देखने के लिए, या फिर ट्रिपल आईटीज या एनआईटीज या जीएफटीआईज के अंदर एडमिशन के लिए, ठीक है। ये तो हुई मेंस की बात। एडवांस एक ही बार होता है, वो मई में होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में, सेम डे 2 पेपर होते हैं, और दोनों कंपलसरी होते हैं देने, और उनके टोटल स्कोर के बेसिस पे ही आप आईआईटी की सीट के लिए compete करते हो, ठीक है। एग्जाम का ड्यूरेशन क्या है, वो पर बच्चा 3 घंटे, ठीक है, पर अटेम्प्ट, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी वाले केस में 4 घंटे मिलते हैं, और जोनल आईआईटीज के अंदर बेसिकली 3 घंटे के 2 पेपर होते हैं जो सेम डे पर होते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे 300 होते हैं, 100 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ्स, और यहाँ पर वेरी करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ये है स्ट्रक्चर है पेपर का, वो हर साल कुछ अलग अलग चेंज, हल्का हल्का चेंजेस करते रहते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 360 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड है कि 20 एमसीक्यू आएंगे और 5 न्यूमेरिकल आएंगे पर सब्जेक्ट, तो 25 क्वेश्चन हुए पर सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं तो 75 क्वेश्चन इन टोटल आते हैं। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन एमसीक्यूज़ के अंदर +4, सही किया तो +4 और गलत किया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। यहाँ पे एडवांस के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो वेरिएबल होता है, वो क्वेश्चन टाइप के साथ साथ वेरी करता रहता है, ये मार्किंग स्कीम थी। और उसमें एमसीक्यू, इंटीजर, मैट्रिक्स मैच, पैराग्राफ, सब चीज़ें आती रहती हैं। मोड दोनों ही ऑनलाइन होते हैं, सीबीटी में ही होते हैं, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्लास 12th में या तो आप पास कर रहे हो या फिर अपियर कर रहे हो, मतलब वही 12th, 13th या 14th में आप दे सकते हो। यहाँ पे आपको 12th या 13th में ही आप इसको दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जेई मेंस में या कोई भी एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआईज में अगर आपका एडमिशन लेना है तो आपके एज अ इन जनरल या ओबीसी रैंक अगर आपकी कैटेगरी है तो उस केस में आपके बोर्ड्स में एटलीस्ट 75 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए, या फिर टॉप 20 परसेंटाइल में तो होना ही चाहिए, ठीक है। और वही रूल जेई एडवांस के लिए भी लगता है आईआईटीज के एडमिशन के लिए, ठीक है। SC ST या पीडब्ल्यूडी के केस में 65%, थोड़ा सा उसको लोअर कर देते हैं ताकि आप चलो 65% पर भी थोड़ी छूट है उनको बेसिकली। एज लिमिट में देखा जाए तो देयर इज नो अपर लिमिट, ठीक है। लेकिन अगर हम जेई एडवांस के लिए देखते हैं, मेंस के लिए देयर इज नो अपर लिमिट, एडवांस के लिए उन्होंने वो थोड़ी एक अजीब सी एक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे इस बार उनका ये था कि 1 अक्टूबर 2001 को अगर के बाद अगर आप पैदा हुए हो तो ही आप इसमें अपियर कर सकते हो। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली जो एज है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो 24 साल और 6-7 महीने के आसपास आती है जब जेई एडवांस हुआ था, ठीक है। तो ये 24 से 25 साल के बीच में आती है, और एग्जैक्ट वैल्यू तो वो आपको उस साल के ब्रोशर के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अटेम्प्ट जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 12th ईयर की अगर हम बात करें तो पहला अटेम्प्ट 12th में होगा, यहाँ पर भी पहला अटेम्प्ट 12th में ही होगा, ठीक है। आईआईटी सीट इससे तो मिलेगी नहीं, हाँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि अगर आपने पिछले किसी साल में आईआईटी की कोई सीट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रखी है किसी काउंसलिंग में, जैसे 12th से मान लो एक आईआईटी मिल गई, आईआईटी मंडी मिल गई या आईआईटी रोपर मिल गई, और आपका मन कर रहा है नहीं यार मैं तो आईआईटी बॉम्बे जाना चाहता हूँ, तो फिर आपने दोबारा आईआईटी दे दिया, तो आपको अगर आपने 1 साल आईआईटी की कोई सीट एक्सेप्ट कर ली है तो उस केस में आप अगली बार नेक्स्ट आने वाले सालों के लिए 2 ही साल दे सकते हो आप इसको। तो अगर आपने 12th में कोई भी आईआईटी की सीट एक्सेप्ट कर ली थी तो आप 13th में किसी भी आईआईटी में जाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसका एनटीए के पोर्टल पे होता है, और यहाँ पे नेशनल एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और यहाँ पे JEE.advance.ac.in जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर आपको अलग से जाकर रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है।
अब सवाल ये है कि तैयारी शुरू कैसे करनी है। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो भाई सीधी सी बात है, 10th में साइंस और मैथ्स में एक्सेल करो, ठीक है। बढ़िया से जेई की फाउंडेशन लो। आप ओलंपियाड्स के लिए भी अपियर कर सकते हैं ताकि आपको और एक अच्छे से एक बेसिक्स जो है वो आपकी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। और कॉम्पिटिटिव स्किल्स जो होती हैं या जो, क्योंकि अगर हम बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में और जेई में, अभी वैसे अगली स्लाइड में आ भी रहा है बोर्ड्स और जेई में क्या फ़र्क है, लेकिन बोर्ड्स और जेई में बेसिक फ़र्क जो होता है वो ये है कि बोर्ड्स इज़ मोर लाइक कि भाई ये पढ़ लो और कुछ ऐसा ही आएगा। मतलब अगर पिछले 5 साल 10 साल 5-7 साल के अगर आप पेपर्स देख के चले जाओ तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी के 2-4 सवाल तो उसमें से मतलब मैच ही कर जाएंगे, या हो सकता है कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल या ऑलमोस्ट मिलते जुलते तो सवाल आपको वहाँ पे मिल जाएं। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं जेई एडवांस की स्पेशली, तो वहाँ पे एकदम मोस्टली काफ़ी मतलब निराले से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब तक आप वहाँ पे एक्सेल करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो कैलकुलेशन स्पीड है वो आपकी बढ़ानी पड़ेगी। टेबल्स हैं, ठीक है, कम से कम 15 तक या 20 तक की टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। स्क्वायर्स हैं तो भाई 20 तक के स्क्वायर्स आपको रटे हुए होने चाहिए, 12 तक के क्यूब्स रटे हुए होने चाहिए। रूट्स जो है वो आपको कम से कम 10 तक के तो रूट्स बाय हार्ट होने चाहिए। तो ये चीज़ें हो सकता है आपको लगेगा अरे सर रटवा रहे हो आप, तो आज के ज़माने में रटवाता कौन है, क्योंकि भाई वहाँ पे आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एकदम से मिल गया कि कहीं 484 आ रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए यार ये 484 आ रहा है, ये तो किसी चीज़ का स्क्वायर होता है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना 484 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्लिक करती है वो चीज़, कह रहे यार ये तो कुछ अच्छा सा डेटा आ गया, मज़ा आ गया, वो तो कैलकुलेशन बढ़िया हो जाएगी। अब पता ही नहीं होगा तो कैसे करोगे, ठीक है। ऑफकोर्स क्लास 11 में आपको पीसीएम तो लेना ही पड़ेगा। कुछ जोशी लो, पीसीएम भी ले लेते हैं, बायो भी ले लेते हैं साथ में, पर ठीक है पीसीएम तो आपको लेना ही लेना पड़ेगा अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। एनसीईआरटी साइंस को अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, जितनी ज़्यादा ले सकते हो उतनी लो। मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास 2-3 किताबें हैं और आपको पढ़ने का थोड़ा बहुत भी शौक है तो कोई चैप्टर अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया तो फिर उसको किसी दूसरी किताब से भी पढ़ लो, ठीक है। कोई रिफ्रेशर कोर्स है या कोई भी दूसरी, अगर आपके बुक्स अवेलेबल हैं तो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो वहाँ के मॉड्यूल्स हैं, तो जहाँ से भी हो सकता है वहाँ के नोट्स हैं, जितना हो सकता है जितनी अलग अलग जगह से अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आपको एक बेटर परसेप्शन मिलता है उस चीज़ को समझने का, और आप अपने शब्दों में भी उस चीज़ को किसी को समझाने की कोशिश करोगे तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है, तो स्ट्रेंथ के साथ साथ वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करना है कि यार अगर मेरे मैथ्स में नंबर बहुत आ रहे हैं और केमिस्ट्री में थोड़े कम आ रहे हैं तो भाई केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एडवांस के अंदर इंडिविजुअल कट ऑफ भी होती है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप क्लास 11th में हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लें। क्यों कर लें? उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि देखो क्या होता है, जब 2 साल का आपके पास टाइम पीरियड होता है तो आप है ना थोड़ा सा लथार्जिक रहते हो। मैंने बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे क्लास 12th में आते हैं या 12th पास में आते हैं, मेरे पास ड्रॉपर्स के रूप में आते हैं, उनके में ज़्यादातर की एक ही दिक्कत होती है कि सर 11वीं तो बर्बाद हो गई, सर 11वीं तो बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि उस टाइम सीरियस ही नहीं थे, ये सोचा ही नहीं कि 2 साल जितना सिलेबस है जो 2 साल में कवर करने में भी भारी पड़ेगा। वो शुरू में सोचते अरे यार अभी तो 2 साल हैं, ये सोचते सोचते मतलब 6 महीने भी निकल, 4-5 महीने भी निकल गए, 6 महीने निकल गए, कभी कभी पूरी 11वीं निकल जाती है। कभी ये सोचते में कभी बहुत टाइम है, और फिर उसके बाद जब 5-6 महीने निकल गए तो उसके बाद ये सोचने में कि अब तो कर क्या लेंगे, इस चक्कर में पूरी 11th वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कोई ना कोई एक गाइडेंस प्रोग्राम अपने साथ ज्वाइन करके रखें कि भाई देखो इतने टाइम तक तुम्हारा काइनेमैटिक्स हो जाना चाहिए था, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, इतने टाइम तक तुम्हारा एलएम हो जाना था, मैकेनिक्स हो जानी चाहिए थी, थर्मो हो जानी चाहिए थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वेव थ्योरी है, 11th के ही पोर्शन है ये सारे, ये सब तुम्हारे हो तो जाने चाहिए समय रहते, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। और कोचिंग ज्वाइन करने से क्या है कि कॉम्पिटेटिव स्पिरिट भी बनी रहती है। आपको पता है कि आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं, करने वाले तो खैर तो अब ऐसा सुनते हैं कि 6th क्लास से भी तैयारी कर देते हैं, 7 से भी तैयारी कर देते हैं आईआईटी की, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लास 11th एंड क्लास 12th, मतलब 2 साल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं आपकी जेई की तैयारी के लिए। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्लास 11th में तो तैयारी कर ही लेनी चाहिए। 11th के बाद अगर आप जा रहे हो तो यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर अ लॉट ऑफ टाइम, एंड दैट इज अ वेरी वेरी प्रीशियस टाइम दैट यू आर गोइंग टू वेस्ट अगर आप 11th में तैयारी नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। तो स्टार्ट विद एनसीईआरटी फॉर एवरी चैप्टर फर्स्ट, नेवर स्किप बेसिक, चेजिंग हार्ड प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं कि हार्ड प्रॉब्लम करेंगे और डिफिकल्ट करेंगे, अरे आसान छोड़ो, बेसिक कभी स्किप नहीं करने का, ठीक है। कि भाई वो वाला ना मैंने एक ऐसा वैसा फॉर्मूला रटा हुआ है, उससे ना वो वाला आंसर सीधा आता है, वो फॉर्मूला कहाँ से आया ये याद नहीं है। क्योंकि एक बात ध्यान रखो कि अगर आपने कोई फॉर्मूला रट लिया है तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका मन जरूर करेगा कि जब भी कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएगा तो आपका मन करेगा कि भाई ये फॉर्मूला चेप दूँ। अब वो पता है आईआईटी वालों को तो शौक है भाई साहब उन फॉर्मूलों की, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं उनकी कंडीशन से खेलने का, वो कंडीशन बिगाड़ देंगे, फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा नहीं,
और आपको तो याद आएगा, अरे यार ये फॉर्मूला मैंने बहुत मेहनत से रटा था, इसको तो मैं लिख के मानूंगा। और वो लिखने के चक्कर में आप वो लिख कर आओगे और लिखते के साथ ही ऑप्शन ए जो होगा या उससे जो गलत आंसर आ रहा होगा वो ऑप्शंस में जरूर होगा, क्योंकि आईटी वाले बहुत तेज हैं, उनको पता तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो। तो वो खट से उसको ऑप्शन में लगा देंगे और उसको देखने के बाद में फिर आपको क्या लगेगा, अरे वाह वाह क्या बात है, एक तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ऊपर से आंसर भी आया, ऊपर से ऑप्शन भी है, और आप टिक लगा के बाहर आ गए। बाहर आते पता चला ओ हो ये तो फॉर्मूला एप्लीकेबल था ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमेशा बेसिक्स पे जाओ, सारे फॉर्मूले खुद से डिराइव करो, ताकि आपको ये पता चल सके कि कोई भी फॉर्मूला की कंडीशन क्या है, किस वजह से वो हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं और कब कब उसको यूज़, वेरी इंपॉर्टेंटली कब कब उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक नोटबुक हर चैप्टर की आपको, हर सब्जेक्ट की आपको बनानी ही है। ठीक है, पहले 3 महीने में 11वीं में अपने आप को जज वज मत करो, क्योंकि देखो बोर्ड में से 11th में जब आप जाते हो तो बोर्ड में बेसिकली आपका टारगेट होता है 100% मार्क्स लाना, पूरे मार्क्स लाना, 100 में से 100 लाने हैं। यहाँ पे आपका टारगेट 100 में से 100 नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पे आपका टारगेट है 100 बच्चों में से या जितने भी बच्चे उनमें से फर्स्ट आना। हो सकता है फर्स्ट जो आ रहा है उसके भी 100 में 70 ही है, तो अगर तुम्हारे 68 है तो वो ठीक है यार, सेकेंड है अपन, और क्या अपन 72 भी अगर अपन ले आए तो अपन फर्स्ट आ जाएंगे। तो हमारा टारगेट यहाँ पे 100% मार्क्स लाना नहीं है, यहाँ पे हमारा टारगेट है, बोर्ड में हमारा टारगेट होता है 100% मार्क्स लाना, यहाँ पे हमारा टारगेट क्या हो जाता है 100% टाइल लाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा लेके आने हैं, और 100 तो शायद कोई नहीं ला रहा। ठीक है, मतलब पूरे देश में जब जेईई एडवांस में एक आध बच्चा होता है, इस साल तो कोई भी नहीं था, पर कभी बहुत विरले कभी कोई ऐसा कोई बच्चा मिलता है जो पूरे देश में कभी जेईई एडवांस में 100 में या मतलब 100% मार्क्स लाया होता है। टॉपर 100% टाइल हमेशा है, टॉपर जो होता है वो हमेशा 100% टाइलर है, पर वो 100 में से 100 मार्क्स लाया 100 जेईई एडवांस में, या 100 या 360 में से 360 लाया है, ऐसा बहुत कभी कभी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए अपने 11th में एकदम वो जो पढ़ने का तरीका होता है ना, कि ये कोई 10th तक ये होता है कि ये पढ़ाया है यही आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा डेटा चेंज कर देंगे, वहाँ अलग होता है भाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाया थोड़ा सा है, बताया अलग बात है, और पूछ कुछ और रहे हैं, ये कंसेप्ट आप वहाँ लगा सकते हो क्या, यही तो चेक कर रहे हैं वो। ठीक है, तो इसलिए आपको एक शौक लग सकता है, इसलिए आप उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सब कुछ नया नया लग रहा है कोई बात नहीं, एवरीथिंग फील्स न्यू, ट्रांजिशन इज नॉर्मल, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि क्लास 11th में आप जहाँ तैयारी कर रहे हैं उनमें से कई सारे ऐसे बच्चे वाकई हों जो छठी से पढ़ रहे हो। ठीक है, वो अब यार अगर कोई 6 से लेके 10 तक कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, तो अगर उसके 2-4 महीने आपसे थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ गए तो इतना तो बेचारा डिजर्व करता है ना। जब अपन मस्ती मारे थे तब वो पढ़ रहा था, तो इतना तो वो डिजर्व करता है, करने दो। लेकिन वो अभी कर रहा है, 2 साल के अंदर अंदर आप उसको आराम से पीछे छोड़ दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद खेल शुरू होता है आईक्यू का। ठीक है, हो सकता है वो रट रटा के वहाँ तक पहुँच गया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, जिसका आईक्यू हायर होगा वो अपने आप आगे निकल जाएगा। ठीक है, बोर्ड्स और जेईई, फिर हम आ जाते हैं क्लास 12th के ऊपर। अब बोर्ड्स और जेईई एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, ये बहुत सारे पेरेंट्स का खासकर ये प्रॉब्लम होती है, उनको ये डर होता है कि सर बोर्ड्स और जेईई क्या हम एक साथ बच्चा हमारा हैंडल कर सकता है। आंसर है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, कर ही रहे हैं इतने साल से। जेईई और बोर्ड्स का जो सिलेबस है मोस्टली वो ओवरलैप करता है, कुछ ही बहुत एक दो टॉपिक होते हैं जो थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं। ठीक है, अगर आपकी जेईई प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो बोर्ड्स तो अपने आप स्ट्रांग हो जाते हैं। बस वो लास्ट में आपको ये बताते जाएगा, या आप ये पढ़ लो, सैम्पल पेपर्स पढ़ोगे, आपको बस ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपके आंसर्स को लिख के आना है। क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो क्या है, वो लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, और बोर्ड्स में तो भाई कॉपी पढ़नी पड़ेगी ना, मतलब डिवाइडिंग दिस वी गेट दिस, सॉल्विंग दिस वी गेट दिस, अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंड वी गेट दिस, व्हाटएवर जो भी लिखना है वो लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे। ठीक है, अब और वैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, वो सीधे ये इससे ये कटाई, उससे ये कटाई, ये आंसर आ गया, तो वो आंसर फटाक से लिख के आ जाते हैं। तो बस वो थोड़ा सा सीखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे डेफिनेशंस है, बायो-सावर्ट्स लॉ को मतलब स्टेट कर दो विद एग्जांपल, तो वो अपने को पता है कि भाई एक पेज भरना पड़ेगा उसके ऊपर। तो पर अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको कोई लॉ स्टेट थोड़ी करना है, आपको पता है, फॉर्मूला आता है, सॉल्व किया, आंसर निकल गया। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो हो जाती है आराम से। ठीक है, बोर्ड से पहले हो जाती है। अच्छा, बोर्ड्स का स्कोर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोर्ड्स का स्कोर चाहिए भाई, 75% तो चाहिए ही चाहिए। अगर वो 75% नहीं आए तो जेईई ना एनआईटी में एडमिशन मिलेगा, ना आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन, वो आपको सारे चैप्टर्स की पढ़नी ही पड़ेगी, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी इज द फाउंडेशन। ठीक है,
और अगर आप अच्छे से प्लान करते हो तो बोर्ड, वो प्लानिंग में भी आपको बता दूंगा, बोर्ड प्लस जेई को आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो। वैसे ये ऐसा हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जो एलन के जो टॉपर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, उनके बोर्ड्स में तो 90% से ज़्यादा मार्क्स आते ही आते हैं। ठीक है, अगर हम 2 साल का रोड मैप देखें, मान लो अप्रैल से स्टार्ट किया क्लास 11th, तो एनसीईआरटी पढ़ो, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो उसके लेक्चर्स देखो, डेली प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये मत सोचो कि एग्जाम आएगा तब पढ़ूंगा, वो 10th तक चलता था कि एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, पूरे साल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स बिल्ड करते रहो, कोई शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो, ये टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ये सब ये रट लिए वो मत करो, जितना बेसिक से चल सकते हो उतना बेसिक से चलने की कोशिश करो। ठीक है, जुलाई से सितंबर तक आप ये कर सकते हो कि भाई ठीक है, उस पर थोड़ा बहुत आपकी थोड़ी नॉलेज आ जाएगी, तो उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, आप PYQs कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं चैप्टर वाइज, कि इस चैप्टर पे जेईई में सवाल आया था पहले, कई सालों से आ रहे हैं, तो उसके बाद आपकी बुकलेट्स आपके पास अवेलेबल रहती है, वो कर सकते हो। हर हफ्ते टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपके एरियाज वीक आ रहे हैं, जिन जगहों पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उन चैप्टर्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। बैकलॉग्स बिल्कुल मत बनने देना, कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सारे बैकलॉग्स आप कवर कर दें। ठीक है, जो आपको होमवर्क मिल रहा है, कोचिंग में मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, अगर आप वो होमवर्क, भाई कोचिंग वगैरह के इसमें 11th के लिए मेरे पास 2 ही बातें हैं। ठीक है, एक, नेवर मिस अ क्लास, 2, नेवर गो टू द क्लास विदाउट डूइंग योर होमवर्क। अगर तुमने ये 2 काम कर लिए, नेवर मिस अ क्लास, कभी क्लास मिस नहीं करनी, दूसरा कभी भी क्लास में बिना होमवर्क किए नहीं जा रहे हो, यानी होमवर्क हमेशा आपका कंप्लीट रहता है, तो आई कैन अश्योर यू कि अगर एक अच्छी जगह से, किसी जगह से अगर आप ये कोचिंग ले रहे हैं, एलन जैसी किसी जगह से, तो उस केस में आप टॉप 1000 में रैंक आराम से पा सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो टॉपर्स भी जो हैं हमारे साथ, वो भी कई बार ये कहते थे कि यार हमारा भी कभी कभी बैकलॉग रह जाता था, आज तक रह गया। तो मैं अब जो रैंक 1, 2, 3 मतलब टॉप 10, टॉप 50 में जो बच्चे आ रहे हैं, उनका भी कभी कभी कुछ कुछ बैकलॉग रह गया, वो फिर भी ले आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसा ही करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बैकलॉग होना एक बहुत अजीब या बहुत गलत बात नहीं है। सबका हो सकता है, आपका भी हो सकता है, पर आपका जो टारगेट है वो ये है कि वो बैकलॉग को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। और वो जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं उनको या तो आप खुद से सॉल्व करें या किसी से पूछें या हिंट लें, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो डाउट कॉपी बना रखी हो, अगर आपने ऐसा कुछ कहीं जो भी आपके डाउट्स हैं, वो कहीं भी कोई आपको चलते फिरते डाउट आता है, डाउट कॉपी में लिख लो एंड मेक श्योर कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप उस डाउट को किसी ना किसी से पूछ पाछ के उसको क्लियर कर दो कि अच्छा ये वाली चीज़ ऐसे होती है, ओके मैं ये सोच रहा था, ये नहीं होना चाहिए, इस पर ऐसे होना चाहिए, और ये वाली बात अब सही है। इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक हम ये कर सकते हैं कि आप इसमें यहाँ पे फुल चैप्टर का जो कवरेज आपका होने लग जाएगा करीब करीब, तो आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मतलब जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा, ये तो क्या है वीकली टेस्ट थे, वो तो चैप्टर वाइज थे, या जितना आपने एक हफ्ते में जो पढ़ा वो उसके टेस्ट हो रहे थे। मॉक टेस्ट में ये हो गया कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसके पूरे टेस्ट वो आप अक्टूबर दिसंबर में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें PCM को के साथ में क्लब जो टेस्ट होते हैं वो आपको देने चाहिए अक्टूबर दिसंबर में। जनवरी से लेके मार्च तक, जब मार्च में तो आप 12th में घुस जाएंगे, जनवरी से लेके मार्च तक आप रिवाइज करो और यहाँ पे उसको उसी पे चीज़ में आगे बढ़ते रहो। क्लास 11th का पूरा सिलेबस आपका हो चुका होगा, 12th के थोड़े थोड़े चैप्टर शुरू कर दो, और जेईई मेंस का जो अटेम्प्ट हो रहा है क्लास 12th का, मतलब आपके सीनियर्स ने जो जेईई मेंस का अटेम्प्ट दिया है उसे एक बार एज अ प्रैक्टिस सेशन दे दो। उसमें जो 11th वाला जो पोर्शन है जो आपने पढ़ लिया वो वाले क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट कर लो। उस तरीके उसके जो वीडियोस हैं वो हम लोग वैसे भी लेकर आ ही आते हैं, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आ ही जाते हैं, हाथों हाथ ही आते हैं जस्ट पेपर के बाद में। उसको भी अगर आप देख लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं 2 साल का रोड मैप, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आप आ गए 12th क्लास में। 12th में अप्रैल से लेके नवंबर तक, तो आपको 12th चल रही है, साथ साथ जो जो चैप्टर आपके खत्म होते जाएं उसी चैप्टर के एनसीईआरटी पढ़ते जाओ ताकि आपकी 12th और बोर्ड की पढ़ाई एक साथ चलती रहे। ठीक है, PYQs की प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो हर 2 हफ्ते में। दिसंबर से जनवरी तक, जनवरी मतलब जब जनवरी वाला जो मेंस का अटेम्प्ट है उसके 10 दिन पहले तक की मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर 23 जनवरी को जेईई मेंस है, स्टार्ट हो रहा है, या आपका जो जेईई मेंस अगर मान लो वो 25 जनवरी को है, तो उससे 10 दिन पहले मतलब 15 जनवरी तक, दिसंबर और जनवरी में आपका मोस्ट ऑफ द फोकस बोर्ड पे आ जाना चाहिए। थोड़ा रिवीजन करते रहो। जेईई
कि जनवरी अटेम्प्ट, जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट के 10 दिन पहले से, सिर्फ 10 दिन के लिए आप दोबारा पूरा अपना फोकस जेईई मेंस पे ले आओ, ठीक है ना। कि अगर इस जगह पे आपका जेईई मेंस है, ठीक है, जेईई मेंस है और जनवरी अटेम्प्ट वाला, तो उसके 10 दिन पहले 10 डेज अर्लियर, 10 डेज यहां तक तो ये काम चलेगा, ठीक है। इसमें यहां पे फुल स्पीड ऑन जेईई, ठीक है। इस 10 दिन में पूरी जेईई की जान लगाई, जेईई एडवांस दिया और उसके बाद दोबारा पूरे लग गए। इसके बाद वाले पार्ट में आएगा जेईई मतलब पूरा बोर्ड देने में लग गए, ठीक है। जेईई मेंस का टाइम 1 हो गया और उसके बाद अपन जो सेशन 1 खत्म हो गया और उसके बाद पोस्ट रिजल्ट रिफाइंड स्ट्रेटजी कंप्लीट फोकस ऑन बोर्ड्स, ठीक है। पूरा बोर्ड्स के ऊपर नहा धो के लग गए। फरवरी में मोस्ट ऑफली तुम्हारे बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद बोर्ड्स की जब तैयारी करने बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड्स की तैयारी का मतलब ये कि वो जो लिखने की प्रैक्टिस थी वो कर रहे हैं। सिलेबस तो हमारा एक्चुअली अगर आप कायदे से चलोगे तो दिवाली के आसपास खत्म हो चुका होगा, ठीक है। खैर, फिर मार्च से लेके मई तक वो फिर आप फुल ऑन जेईई वाले मोड पे आ जाओगे। जैसे ही बोर्ड्स खत्म हुए फिर उसके बाद अप्रैल का अटेम्प्ट दिया और उसके बाद एडवांस की प्रिपरेशन करी। एंड उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको फुल जेईई मोड में आना है। पास्ट पेपर्स करने हैं, पीवाईक्यूज बेसिकली करने हैं। एलन का स्टडी मटेरियल है, कोई भी जो भी कोचिंग आप ज्वाइन करो उसका स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। और डेली टेस्ट दो, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना बेहतर होगा आपका एग्जाम टेम्परामेंट। और उस एग्जाम टेम्परामेंट को सुधारने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट देने की आवश्यकता है। हर बार अपनी उनको टेस्ट को एनालाइज भी करने की आवश्यकता है। देने तो हैं ही, साथ में उनको एनालाइज भी करना है, ठीक है। क्लास 12th की अगर हम लोग बात करें तो 12th में तो क्या सिलेबस पहले हो जाता है। अगर मैं ड्रॉपर की बात करूँ तो ड्रॉपर्स में अक्सर ये होता है कि भाई जैसे वो अप्रैल मई या जून में अगर उन्होंने पढ़ना ही शुरू किया है, ठीक है, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि जनवरी तक उनका 2 साल का सिलेबस खत्म नहीं होगा, 1 साल है उनके पास। तो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए है ये दिस इज ओनली फॉर ड्रॉपर्स। ड्रॉपर्स के लिए माई सजेशन इज कि आप जेईई जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसको एक प्रैक्टिस राउंड की तरह भी ले सकते हो इफ सिलेबस इज इनकम्प्लीट। इफ सिलेबस इज इनकम्प्लीट तो उस केस में आप इसको प्रैक्टिस की तरह ले सकते हो और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। 75% ऑन बोर्ड तो वो नॉन नेगोशिएबल है ही, वो तो लाने पड़ेंगे आपको, नहीं तो एनआईटीज या आईआईटीज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सिलेबस अगर का स्प्लिट देखें तो वैसे 50% में 11th 50% 12th कहते हैं, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। स्लाइटली लेस होता है 11वीं का, मतलब 45 to 50% जो आप मान सकते हो 11th का होता है और 50 to 55% क्लास 12th का होता है, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट एवरी संडे फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ड्रॉप ईयर वर्थ इट है कि नहीं है, ये कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है। हो सकता है अभी भी कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम चल रही है कि सर ड्रॉप लूँ नहीं लूँ समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, सिंपल सी बात ये है कि अगर तुम्हें जनरली लगता है कि तुम 1 साल में कुछ सिग्निफिकेंटली कुछ बढ़िया कर सकते हो भाई, तो अगर तुम्हें ये पता है कि तुमने क्या गलतियां करी हैं, अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है तो तुम ड्रॉप लो। और अगर तुम्हें लगता है कि यार ठीक ही तो किया था, जितना बेस्ट कर सकता था वो कर तो दिया था, तो फिर उस केस में चाहे तुमने बेस्ट किया हो या ना किया हो, दैट डज नॉट मैटर। तुम्हें क्या लग रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं तो अच्छा ही तो किया था, बढ़िया ही तो किया था, हो तो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता था, अगर तुम्हें ऐसी फीलिंग आ रही है तो उस केस में आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अनटिल अनलेस आपको पता हो कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मजा आ जाता, तो दैट इज द केस व्हेन यू शुड एक्चुअली थिंक अबाउट अ ड्रॉप, ठीक है। तो इफ यू जेन्युइनली बिलीव कि 1 और साल में तुम सिग्निफिकेंटली बेटर रैंक ला सकते हो तो लो ड्रॉप, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि इधर 12th का बोर्ड का प्रेशर था जिसके चक्कर में मैं ना ढंग से जेईई की तैयारी नहीं कर पाया, तो ले लो, ठीक है। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हें स्पेसिफिक, वही जैसे मैंने कहा कि अगर तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि क्या कमी रह गई है, तुम्हें एग्जैक्टली उस बात का आइडिया है, तो अगर तुम्हें स्पेसिफिक फिक्सेबल वीक एरियाज हैं तो उस केस में तुम ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि क्या करना है। प्लस अगर तुम उतना प्रेशर हैंडल कर सकते हो कि हाँ अरे तो उसमें क्या हो गया यार, पढ़ लेंगे यार, या फिर एकदम तुम प्रेशर के मारे परेशान हो जा रहे हो, अरे यार मतलब बिल्कुल मतलब मूड ही खराब हो जाता था, दिन भर मतलब चिड़चिड़ा रहता था, रोना आता रहता था, या इस तरीके की कोई चीज़ें हैं, तो उस केस में मत करो यार, क्यों फालतू अपने को इतना परेशान करना है, ठीक है। इफ़ यू कैन हैंडल प्रेशर देन इट्स ओके, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसलिए ड्रॉप लेना चाह रहे हो कि यार इस बार तो हुआ नहीं, देखो एक बार और करके देख लेते हैं, देखें कुछ होएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात, तो उस केस में ड्रॉप मतलब फालतू 1 साल खराब होएगा, ठीक है। या फिर सारे ही सब्जेक्ट गड़बड़ है, कोई 1-2 सब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट में या कुछ पैच एरियाज नहीं है, पूरा ही अंधेरा है, तो इन दैट केस ऑल्सो देयर इज नो पॉइंट टू टेक अ ड्रॉप, क्योंकि 1 साल जब 2 साल में बत्ती नहीं जली
तो एक साल में सारे पूरा इल्यूमिनेट हो जाएगा, चकाचौंध हो जाएगा, इस बात के चांसेस थोड़े से वीकर साइड पे हैं। हाँ, अगर आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा है तो हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मन नहीं है, देखते हैं, समझ में तो कुछ भी नहीं आया था, पूरी क्लास 11th ऐसी निकल गई, 12th भी ऐसी निकल गई, समझ में कुछ आया नहीं, अभी पता नहीं कुछ नहीं है, तो इफ़ यू आर नॉट वेरी डिटरमाइंड इन दैट केस, डोंट टेक अ ड्रॉप, ठीक है। या अगर आपकी ये मन वैसे ही खराब रहता है, चिड़चिड़े से, छोड़ो, मत करो, ठीक है। कॉन्क्रीट डेली का प्लान है कि आज ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, अगर वो प्लान है तब तो ठीक है, अगर वैसा प्लान नहीं है तो इन दैट केस यू शुड नॉट टेक अ ड्रॉप, ठीक है। कॉमन मिथ्स जो हैं आईआईटी को लेके वो क्या है, सिर्फ जीएनएसएस आईआईटी जाते हैं, मैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन आपको वहां तक ले जा सकता है जहां तक टैलेंट सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो सिर्फ जीनियसेस ही आईआईटी जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है इतने सारे जीनियस हैं? मैं सही बताऊं, बिल्कुल ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, यहाँ हर साल एक एलन कार्निवल होता है जिसमें हम जो बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं उनको बाद में बुलाते हैं, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं हर साल जब उस कार्निवल में जाता हूँ तो चलो कुछ बच्चों की मुझे उम्मीद होती है कि हाँ इसका तो हो ही गया होगा, इनका तो हो ही गया होगा, और कुछ का मुझे पता होता है, उनका फ़ोन आ जाता है या जो भी है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कुछ बच्चों को देख के कि भाई तुम्हारा भी हो गया, इसका बच्चे का हो गया, मतलब जिसको लिए मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बच्चा कितना कमज़ोर है, ठीक है। और ऐसा एक आध सीन नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज़ अच्छी करी है, और उन्होंने क्या है, उन्होंने अपनी तत्परता दिखाई है, उन्होंने अपना डिसिप्लिन दिखाया। अगर वो लगातार डिसिप्लिन में लगे रहते तो सिलेक्शन हो जाता है भाई। तो कोई बहुत बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, अगर आप लगे रहोगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। किसी कोचिंग में आईआईटी में एडमिशन लेने से आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है तो ये तो यार मतलब बहुत ही अजीब सी बात है। मतलब मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है ये बातें, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ स्टडी है भाई, खुद से पढ़ोगे, रिसोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको ही है, ठीक है। वो आपको डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डिसिप्लिन का बेसिक मतलब ये है कि जिस दिन मन कर रहा है उस दिन पढ़ना है, जिस दिन मन नहीं करना है उस दिन भी पढ़ना है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि जब मन करता है पढ़ते, नहीं करता नहीं पढ़ते, नहीं। जब आपका मन कर रहा है तब तो आपको काम करना ही है, जब मन नहीं करना है तब भी काम करना है। दैट इज डिसिप्लिन, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन दैट आई हैव हर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट स्टडी 10 आवर्स डेली। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे दिन में पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी नींद को खराब करके पढ़ रहे हो तो वो ना पढ़ने के बराबर है। मतलब इससे तो अच्छा तो 2-3 घंटे सो ले भाई एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 5 to 6 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो, क्वालिटी पढ़ाई हो रही है, और 10 घंटे की बिल्कुल ऐसे किताब के सामने बस ऐसे गिरते गिरते बैठे हो, तो दैट ऑफ कोर्स ये इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। नॉन आईआईटी इंजीनियर्स को अच्छे जॉब नहीं मिलते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कई बार होता है, एनआईटी ट्रिची है, IIIT हैदराबाद है, इनके प्लेसमेंट जो है वो और भी ऐसे बहुत सारे हैं, तो सिर्फ 2 लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के जो प्लेसमेंट्स हैं वो कई बार बाकी लोगों से, बाकी IITs के उससे काफ़ी ऊपर भी रहते हैं, ठीक है। बोर्ड से कोई फर्क नहीं, बोर्ड्स के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जेईई में गुड रैंक आ जाए, ओ भाई साहब 75% तो लाने पड़ेंगे, उससे कम रह गए तो बोर्ड्स में, वहाँ IIT में कोई पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। ड्रॉप ईयर में पक्का बेटर रिजल्ट आएगा ही आएगा, जितना आया था उससे तो बेहतर ही आएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं रखोगे तो नहीं आएगा। जेईई एडवांस इज इम्पॉसिबली हार्ड, नहीं इतना हार्ड भी नहीं है, हाँ कंसेप्चुअल है, फेयरली हार्ड होता है, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप बेसिक्स पढ़ते रहो, PYQs करते रहो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, तो आप आसानी से जेईई एडवांस को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि 2 साल तक लगातार बच्चे ये काम करते नहीं हैं, बीच में गायब हो जाते हैं, थोड़ा इधर मन है, ठीक है, इधर भटक जाता है, ठीक है। फिर ऑलवेज ट्रस्ट योर मेंटर्स, आपके जो मेंटर्स हैं आप उनसे आप हमेशा कांटेक्ट में रहो। आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके की समस्या है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आस्क, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, आप मुझे नीचे चैट के नीचे अभी इसमें नीचे कमेंट में आप लिख के पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, कोई भी अगर आपके डाउट्स हो तो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में, जो पूरे सेशन में मैंने आपको जो बातें बताई उनके हाईलाइट्स एक बार बता देता हूँ कि आपको 11th में PCM तो आपको लेना ही है, NCERT साथ में रखो और कोचिंग साथ में करते रहो, ठीक है। NCERT पढ़ते रहो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाओ, ये आ गया यहाँ पे। 11th में 45 से 50% पूछा जाता है, 12th में बाकी का पूछा जाता है। अटेम्प्ट जेईई मेन स्ट्रैटेजिकली, ठीक है। तो जेईई मेंस और रिपीट सेशंस को इस तरीके से करो क्योंकि इनमें से कोई जो बेस्ट स्कोर होगा, जिसमें हायर परसेंटाइल आएगी, वही वाली बस काउंट होने वाली है। और
जनवरी को अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो उसमें आप जनवरी वाले को रियल एग्जाम प्रैक्टिस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज तो खैर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप क्लास 12th में है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो जेईई मेंस को जनवरी वाले को भी पूरी जान लगाकर ही आप देंगे। बोर्ड्स में कम से कम 75% मार्क्स आपके लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ ये बात, ये भैया ये 75% बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब कोई बच्चा बहुत अच्छी तैयारी कर रहा होता है और उसके 74.8% मार्क्स रह जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में फिर वही है कि फिर रिपीट वो इम्प्रूवमेंट दो या कुछ ना कुछ और कुछ जुगाड़ बैठा हो, तब जाके फिर 75% अगर नहीं होंगे तो फिर वो साल ख़राब हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको जे एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है, टॉप 2.5 लाख के अंदर करीब आना होता है जेईई मेंस के अंदर। और जैसे ही हो ये JEEadv.ac.in पे रजिस्टर कर लेना। वो पहले तुम जेईई मेंस दे लो, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आपको जे एडवांस पेश करना है। 2 पेपर होंगे, सेम डे होंगे, सेम और दोनों कंपलसरी हैं। दोनों में डीप कंसेप्ट पूछे जाएंगे, PYQ में आपकी मास्टरी होगी तभी आप उसके अंदर कुछ अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जोसा काउंसलिंग में जब आप जाते हैं तो स्ट्रैटेजिक चॉइस को, उसको चॉइस फिलिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे। पर ये वाली बात तो ऑफ कोर्स एक बार तुम जे एडवांस क्लियर कर लो, उसके बाद तो कोई ना कोई तुमको गाइड कर ही देगा। मेरे पास आ जाना, मैं बता दूंगा, कोई खास बात नहीं है अभी के लिए। अब इसको ये ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद फाइनली आप क्या करोगे, जोसा काउंसलिंग करने के बाद आप अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, IIT, NIT, IIIT जहाँ भी आप जाते हैं। आप अपना 100% वहाँ पे भी लगातार देते रहें। कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग ऑलवेज, क्योंकि ब्रांड जो है वो भले ही फेड हो जाएगा लेकिन आपकी स्किल ज़रूर आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगी। तो ये था आज का सेशन जिसमें अंदर मैंने आपको बताया बहुत सारी बातें, IITs, जेईई मेन, जे एडवांस, NITs, IIITs, एडमिशन, फीस तो नहीं, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। और अगर आपको अभी भी और कुछ जानना है, आप जानना चाहते हैं कुछ और, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एज सून एज पॉसिबल एंड एज प्रिसाइज एज पॉसिबल आंसर्स दे दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप रॉकिंग।